नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम फैसले पर बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये 1 सितंबर 2025 का, और ये जुड़ा है अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, मतलब जिसे हम सब SC/ST एक्ट कहते हैं, उससे। खास तौर पर गिरफ्तारी से पहले जो जमानत मिलती है, मतलब अग्रिम जमानत, उससे जुड़ा है ये मामला। हमारे पास इसके बारे में काफ़ी जानकारी है अलग अलग जगह से, जैसे लॉबीट, लाइव लॉ जैसे जो लीगल न्यूज़ पोर्टल्स हैं वहाँ से, और फिर द मूक नायक, न्यूज़ 18, जागरण, आज तक, इनकी रिपोर्ट्स भी हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सब को मिला के एकदम आसान भाषा में समझे कि चल क्या रहा है। और ये समझना ज़रूरी भी है क्योंकि ये फैसला ना SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी और जमानत, इन नियमों में एक बड़ा बदलाव लाता है। इसमें देखिए, एक तरफ तो दलित आदिवासी समुदायों की सुरक्षा की बात है, उसे और मजबूत करने की, तो दूसरी तरफ ये भी कोशिश दिखती है कि कानून का कहीं गलत इस्तेमाल ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है ये सब। तो सबसे पहले बिल्कुल मुद्दे की बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है आखिर? साफ साफ तो ये कहा है कि जो SC/ST एक्ट है 1989 वाला, उसकी धारा 18 के तहत नॉर्मल सिचुएशन में, मतलब आम हालात में, आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती। ये तो खैर पहले भी काफी हद तक यही स्थिति थी। इसमें नया क्या है या कोई पेच है? हाँ बिल्कुल, यहीं पर ना बात थोड़ी अहम हो जाती है। कोर्ट ने ये तो कहा कि भाई अग्रिम जमानत आम तौर पर नहीं मिलेगी, धारा 18 यही कहती है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण दरवाजा कह सकते हैं वो खुला छोड़ा है। अच्छा। और ये दरवाजा सिर्फ उन मामलों के लिए है जहां पहली नजर में ही, मतलब प्राइमा फेसी, जैसी आप FIR या शिकायत देखें और लगे कि अरे ये मामला तो बिल्कुल झूठा है, बेबुनियाद है, या फिर किसी गलत इरादे से, मतलब परेशान करने के लिए दर्ज कराया गया है। हाँ। सिर्फ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब असाधारण स्थिति में कोर्ट अपने विवेक का इस्तेमाल करके अग्रिम जमानत दे सकती है। अच्छा, तो मतलब नियम तो कड़ा ही है। हाँ। पर एक बहुत ही लिमिटेड, बहुत सीमित सी गुंजाइश छोड़ी है। हाँ। ये पहली नजर में झूठा होने वाली शर्त, ये काफी अहम लग रही है। कोर्ट ने ऐसा क्यों सोचा होगा? मतलब एक्ट तो पहले से ही सख्त था, फिर ये साफ करने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, कोर्ट ने अपने फैसले में इस एक्ट का जो मूल मकसद है, जो उसकी आत्मा है, उसे फिर से हाईलाइट किया है। ये ST/ST एक्ट बना ही क्यों था? इसीलिए कि समाज के जो सबसे कमजोर तबके हैं, दलित और आदिवासी, उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में जो अत्याचार, अपमान, भेदभाव झेलना पड़ता है, उससे बचाया जा सके। इसके प्रोविजंस इसीलिए तो सख्त रखे गए थे ताकि जो अपराधी हैं वो आसानी से कानून की पकड़ से छूट ना जाएं, और जो पीड़ित हैं उनको ये भरोसा हो कि भाई कानून हमारे साथ खड़ा है। तो ये जो धारा 18 है जो अग्रिम जमानत पर रोक लगाती है, वो इसी सोच का हिस्सा है, प्रोटेक्शन देने वाली सोच का। तर्क ये है कि अगर आरोपी को गिरफ्तारी से पहले ही बेल मिल गई तो वो क्या कर सकता है? वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, गवाहों को डरा सकता है, धमका सकता है। इससे तो पूरा न्याय का प्रोसेस ही बिगड़ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इसी मूल भावना को और मजबूती दी है। लेकिन फिर वो पहली नजर में झूठा वाला पहलू भी तो जोड़ा है। तो क्या ये समझें कि कोर्ट उन चिंताओं को भी देख रहा था जो कई बार उठती हैं कि भाई इस कानून का मिसयूज हो रहा है? हाँ, निश्चित रूप से। आप देखिए, ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस बनाने की कोशिश है कोर्ट की तरफ से। बहुत नाजुक काम है ये। एक तरफ तो एक्ट का जो सुरक्षा कवच है उसे कमजोर नहीं करना है, दलितों आदिवासियों की प्रोटेक्शन सबसे ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना है कि अगर कोई मामला बिल्कुल साफ तौर पर मनगढ़ंत है या सिर्फ बदला लेने के लिए फाइल किया गया है, तो ऐसा ना हो कि कोई बेगुनाह इंसान बेवजह गिरफ्तारी झेले। और गिरफ्तारी के साथ जो एक सामाजिक कलंक जुड़ जाता है, वो भी तो है, उससे भी बचाना है। ये संतुलन वाली बात सुनने में तो अच्छी लगती है, पर जरा सोचिए इसे असल में लागू करना कितना मुश्किल हो सकता है। मतलब प्रैक्टिकली क्या होगा अब? क्या अब SC/ST एक्ट के मामलों में, जैसा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, अग्रिम जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा? काफी हद तक हाँ, ये कह सकते हैं। लगभग नामुमकिन शायद थोड़ा ज्यादा हो जाए, पर बेहद मुश्किल ये जरूर हो जाएगा। जो आम मामले होंगे उनमें तो आप समझिए कि अग्रिम जमानत का रास्ता बंद ही है। सिर्फ वही मामले बचेंगे जहां डिफेंस, मतलब बचाव पक्ष, कोर्ट को पहली नजर में ही ये यकीन दिला दे कि अरे साहब, ये पूरा मामला ही बनावटी है, इसमें कोई दम नहीं है। और आप खुद सोचिए, ये साबित करना कितना मुश्किल होगा। हाँ, ये पहली नजर में बनावटी साबित करना
इसमें क्या आएगा? मतलब क्या सिर्फ आरोपी कह देगा कि मैं तो बेगुनाह हूँ और कोर्ट मान लेगी, या कुछ ठोस चाहिए होगा? नहीं, सिर्फ कहने से तो बिल्कुल नहीं होगा। कोर्ट को एफआईआर देखनी होगी, शिकायत में जो बातें लिखी हैं वो देखनी होगी। हो सकता है शुरुआती जांच के कुछ कागजात भी देखने पड़े। उन्हें ये अंदाज़ा लगाना होगा कि क्या जो आरोप लगाए गए हैं वो इतने बेतुके हैं या इतने विरोधाभासी हैं या इतने अविश्वसनीय हैं कि उन पर पहली नज़र में यकीन करना ही मुश्किल हो रहा है। जैसे मान लीजिए आरोप किसी ऐसी जगह का है जहां आरोपी उस वक्त था ही नहीं और इसका कोई पक्का सबूत जैसे कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई सरकारी रिकॉर्ड शुरुआत में ही मिल जाए, या फिर आरोप अपने आप में ही इतना अतार्किक हो कि वो देखते ही लगे कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन इसमें तो फिर सब्जेक्टिविटी मतलब व्यक्तिगत सोच का काफी असर आ सकता है ना। एक जज को जो पहली नजर में झूठा लगे हो सकता है दूसरे जज को ना लगे। क्या फैसले में कोई गाइडलाइन दी है इसके लिए कि भी ये चीजें देखो? नहीं, ऐसी कोई चेकलिस्ट या कोई फिक्स पैमाना वो फैसले में नहीं दिया गया है। ये पूरी तरह से जज के विवेक पर छोड़ा गया है। हर केस अपने आप में अलग होता है, उसके अपने फैक्ट्स होते हैं, अपनी परिस्थितियां होती हैं। जज को उन्हीं के आधार पर तय करना होगा। ये एक तरह से न्यायिक अनुभव और समझ का मामला बन जाता है। और हाँ, ये बात सही है कि इसमें व्यक्तिपरकता की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। ये तो खैर हमारी पूरी जुडिशल प्रोसेस की एक चुनौती है ही। चलिए अब जरा इसके असर पर बात करते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म में क्या होगा, उम्मीदें क्या हैं? क्या इससे ज़मीनी हकीकत पर कुछ बदलेगा? समाज पर, पुलिस के काम करने के तरीके पर, आम लोगों पर क्या असर दिख सकता है? देखिए, उम्मीदें तो दोनों तरफ की हैं। एक उम्मीद तो ये है कि इससे उन लोगों में शायद थोड़ा डर बैठेगा जो इस कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। मतलब किसी को फंसाने के लिए या परेशान करने के लिए झूठा केस कर देते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि अगर मामला साफ तौर पर झूठा लगा तो कोर्ट राहत दे सकती है, तो शायद वो ऐसा करने से पहले 2 बार सोचेंगे। और दूसरी तरफ जो असली पीड़ित हैं उनके लिए क्या उम्मीद है? दूसरी और मेरे ख्याल से ज्यादा महत्वपूर्ण उम्मीद ये है कि जो असली पीड़ित हैं उनका कानून पर भरोसा और मजबूत होगा। जब उन्हें पता चलेगा कि आरोपी इतनी आसानी से अग्रिम जमानत लेकर बाहर नहीं आ सकता, तो वो शायद ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे और बिना डरे अपनी शिकायत पर टिके रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। इससे शायद जांच प्रक्रिया में भी कम बाधाएं आए। ये एक्ट का जो असली मकसद है उसको पूरा करने में मदद करेगा। लेकिन एक सवाल और, क्या ये भी हो सकता है कि अब पुलिस पे दबाव बढ़ जाए? जब पता है कि अग्रिम जमानत इतनी मुश्किल है, तो क्या पुलिस एफआईआर लिखने में ज्यादा हिचकिचाएगी या फिर जांच को शायद ज्यादा सीरियसली लेगी? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। वैसे तो देखिए, पुलिस को तो हमेशा ही निष्पक्ष और सावधानी से जांच करनी चाहिए थ्योरेटिकली। लेकिन हाँ, इस फैसले के बाद शायद उन पर एक तरह का दबाव महसूस हो कि गिरफ्तारी करने से पहले मामले की सच्चाई को लेकर थोड़ी और तसल्ली कर लें, खासकर उन मामलों में जहां आरोप थोड़े अस्पष्ट लग रहे हों। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि कानूनन SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करना तो अनिवार्य है और तत्काल गिरफ्तारी का भी प्रावधान है। तो पुलिस की भूमिका और भी ज्यादा जटिल हो जाती है यहाँ। उन्हें कानून का पालन भी करना है और अब सुप्रीम कोर्ट के इस नए निर्देश को भी ध्यान में रखना है। ये वाकई एक मुश्किल स्थिति है उनके लिए। अच्छा, इस फैसले को कई जगह ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिक कहा जा रहा है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये अग्रिम जमानत पर है या कोई और बड़ी वजह है इसके पीछे? नहीं, इसका महत्व सिर्फ अग्रिम जमानत तक ही नहीं है। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि एक लंबे समय से चले आ रहे काफी विवादित मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत साफ राय पेश करता है। SC/ST एक्ट की जो ये धारा 18 है ना, ये हमेशा से बहस का मुद्दा रही है। कई बार इसे अदालतों में चुनौती दी गई। बीच में कुछ अदालती फैसले ऐसे भी आए थे जिन्होंने इसमें थोड़ी नरमी दिखाई थी, लेकिन फिर संसद ने कानून में बदलाव करके, संशोधन करके इसे फिर से सख्त कर दिया था। तो इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से संसद की जो मंशा थी, मतलब एक्ट के कड़े प्रावधानों को बनाए रखने की जो इच्छा थी, उसको कंफर्म किया, उसको बरकरार रखा है। लेकिन साथ ही अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर का इस्तेमाल करते हुए एकदम बेबुनियाद मामलों में राहत की एक बहुत छोटी सी खिड़की भी खोल दी है। तो ये विधायिता की मंशा और न्यायिक विवेक, इन दोनों के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश है। इसीलिए इसे काफी सिग्निफिकेंट, ऐतिहासिक माना जा रहा है। समझने के लिए क्या आप थोड़ा सा ये बता सकती हैं कि ये SC/ST एक्ट असल में है क्या? मतलब बिल्कुल संक्षेप में,
ये कब बना और इसका मेन काम क्या है? कई बार लोगों को पूरी तस्वीर साफ नहीं होती। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये जो कानून है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, ये 1989 में लागू हुआ था और इसका सीधा मकसद था, जैसा नाम से ही जाहिर है, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ जो अपराध होते हैं, जो अत्याचार होते हैं, उनको रोकना, ऐसे अपराध करने वालों को सजा देना और जो पीड़ित हैं उन्हें राहत और पुनर्वास मतलब रिहेबिलिटेशन मुहैया कराना। इस कानून में ना कई ऐसे कामों को अपराध माना गया है जो शायद नॉर्मल आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता में उतने गंभीर ना हो, लेकिन अगर वो किसी दलित या आदिवासी व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ इसलिए किए जाएं क्योंकि वो उस जाति या जनजाति के हैं, तो उन्हें गंभीर अपराध माना जाता है। जैसे उन्हें पब्लिक में अपमानित करना, उनका सामाजिक बहिष्कार करना, उन्हें पानी भरने से रोकना, उनके रोजगार में बाधा डालना, झूठे केस में फंसाना और मारपीट, शारीरिक हिंसा वो तो है ही। इसमें स्पेशल कोर्ट्स बनाने का भी प्रावधान है ताकि मामलों की सुनवाई तेजी से हो। और जैसा हम बात कर रहे थे, धारा 18 जो अग्रिम जमानत रोकती है, वो भी इसी एक्ट का एक अहम हिस्सा है, जो दिखाता है कि ये कानून कितना गंभीर है। शुक्रिया। हाँ, ये बैकग्राउंड समझने से बात और साफ हो जाती है। अच्छा, वापस फैसले पर आते हैं। हमने चुनौतियों की बात की थी कि वो पहली नज़र में झूठा तय करना मुश्किल होगा। क्या इससे कोई और दिक्कतें भी आ सकती हैं? जैसे क्या अब हर केस में डिफेंस लॉयर अग्रिम जमानत की अर्जी लगाएगा और कहेगा कि मेरा केस झूठा है? इससे अदालतों पर बोझ नहीं बढ़ेगा? हाँ, ये एक प्रैक्टिकल संभावना है, बिल्कुल है। हो सकता है कम से कम शुरुआत में अग्रिम जमानत की अर्जियों की बाढ़ आ जाए। हर आरोपी कोशिश करेगा कि वो साबित कर दे कि उसका मामला उस असाधारण कैटेगरी में आता है। इससे निचली अदालतों पर और हाई कोर्ट्स पर भी काम का बोझ निश्चित रूप से बढ़ सकता है। उन्हें हर अर्जी को बहुत ध्यान से देखना होगा कि क्या ये वाकई पहली नजर में झूठा है या ये सिर्फ एक डिफेंस टैक्टिक है, बचने का तरीका है। और क्या इसका असर जांच पर भी पड़ सकता है? मतलब सोचिए कि कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी, ये कहकर कि मामला पहली नजर में झूठा नहीं लगता, तो क्या इसका असर बाद में जब ट्रायल चलेगा उस पर पड़ेगा? क्या कोर्ट की इस बात को एक तरह से आरोपी के खिलाफ शुरुआती सबूत मान लिया जाएगा? देखिए, अदालतें आमतौर पर ये साफ कर देती हैं कि जमानत के स्टेज पर, चाहे वो अग्रिम हो या रेगुलर, उस वक्त की गई कोई भी टिप्पणी, कोई भी ऑब्जर्वेशन वो केस के फाइनल मेरिट्स पर मतलब अंतिम फैसले पर असर नहीं डालेगी। ट्रायल तो अपने सबूतों और गवाहों के आधार पर ही चलेगा। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि एक परसेप्शन, एक धारणा बनने का खतरा तो रहता ही है। जमानत खारिज होने को कई बार थोड़ा नेगेटिवली देखा जा सकता है, चाहे कानूनी तौर पर इसका ट्रायल पर असर ना भी होना चाहिए। ये भी एक चुनौती है कि जमानत स्टेज की बातों को ट्रायल से बिल्कुल अलग रखा जाए। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक फैसला एक काफी उलझी हुई सी तस्वीर पेश करता है। एक तरफ इरादा बहुत नेक है सुरक्षा देने का, दूसरी तरफ मिसयूज रोकने की भी कोशिश है, और इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने की एक बहुत मुश्किल न्यायिक कोशिश। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक ऐसा कदम है जिसके इरादे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका जमीन पर असर क्या होगा वो अभी देखना बाकी है। क्या ये वाकई में फर्जी मामलों को कम कर पाएगा? क्या असली पीड़ितों को न्याय जल्दी मिलेगा? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो बेगुनाह लोग हैं उनके लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब अग्रिम जमानत मिलना तो लगभग नामुमकिन सा हो गया है? इन सवालों का जवाब तो वक्त के साथ ही मिलेगा, जब हम देखेंगे कि कोर्ट्स ये जो पहली नज़र में झूठा वाली कसौटी है, इसको कैसे लागू करती हैं असलियत में। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो नया फैसला है, इसने SC/ST एक्ट के तहत अग्रिम जमानत के नियम को और मजबूत कर दिया है। आम नियम क्या है? अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन एक बहुत ही पतली सी गली, एक छोटी सी खिड़की खुली रखी है। वो ये कि अगर पहली नजर में ही मामला पूरी तरह से झूठा या बेबुनियाद लगे तो कोर्ट अपने विवेक से, अपनी समझ से राहत दे सकती है। ये फैसला, जैसा हमने बात की, कानून का जो प्रोटेक्टिव पहलू है और उसके गलत इस्तेमाल की जो चिंताएं, उनके बीच एक संतुलन बनाने की एक अहम कोशिश है। इसके अपने मौके भी हैं और अपनी चुनौतियां भी। इस पूरी बातचीत से ना एक सवाल मेरे मन में जरूर रह जाता है। ये फैसला ठीक है, एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, लक्ष्य वही है, लेकिन क्या सिर्फ कानूनी प्रावधानों में बदलाव करके ही हम इस तरह का सामाजिक संतुलन ला सकते हैं? या जो असली चुनौती है वो कानून के सही तरीके से और निष्पक्ष तरीके से लागू होने में है? ये जो पहली नज़र में झूठा मामला है जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं,
उसे साबित करने या ना करने की जो प्रक्रिया होगी वो कितनी ऑब्जेक्टिव, कितनी वस्तुनिष्ठ रह पाएगी। ये बहुत हद तक हमारी ज़मीनी हकीकत पर, हमारी पुलिस की निष्पक्षता पर और हमारी न्याय व्यवस्था की संवेदनशीलता पर निर्भर करेगा। शायद असली सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसा माहौल बना पाए हैं जहां कानून का डर भी हो और सम्मान भी हो, बिना किसी एक तरफ झुके हुए। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत अहम सवाल उठाया आपने। ये एक ऐसा कानूनी बदलाव है जिसके सामाजिक और व्यवहारिक पहलू काफी गहरे हैं और इन्हें समझना हम सबके लिए वाकई जरूरी है। आज की ये गहन चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।